आपके अपने YouTube चैनल उड़ान द फ्लाई पर आपका स्वागत है। और आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक बार पुनः हम जो पीजीटी इतिहास विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और जिसकी शुरुआत हम पाठ्यक्रम से कर रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत का जो भी पाठ्यक्रम है उस पर चर्चा हो चुकी है और आज हम आधुनिक भारत के पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। और आप जान रहे हैं कि ये जो परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, लगातार आधुनिक भारत से जो प्रश्न हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो हमें प्राचीन मध्यकालीन के साथ साथ आधुनिक भारत पर भी ध्यान देना होगा और लगातार यह समझना होगा कि वो कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उन प्रश्नों की प्रकृति क्या है। साथ में हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि वो कौन सा आधुनिक भारत का विशेष सेक्टर है जहाँ से सर्वाधिक प्रश्न बन रहे हैं, उन पर हम विशेष ध्यान देंगे। इसके अलावा जो भी प्रश्न हैं अभी तक आधुनिक भारत के, उन पर उनको देखें और उन पर विचार करें और यह समझने की कोशिश करें कि प्रश्नों की प्रकृति क्या है, क्योंकि हर परीक्षा का अपना एक नेचर होता है और उस नेचर के अनुसार प्रश्न बनाए जाते हैं। क्योंकि अब यहाँ देख रहे हैं कि इतिहास के संपूर्ण विषय के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, इसलिए इतिहास का बिंदुवत अध्ययन आपको करना होगा। और इसी संदर्भ में हम आधुनिक भारत के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, जबकि इससे पहले हम मुगलों के बारे में बात कर रहे थे और मुगलों में औरंगजेब और साथ में उनके कमज़ोर उत्तराधिकारियों के बारे में चर्चा करनी थी। लेकिन इसी दौरान हम देख रहे हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो रहा है और उसमें हम पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी इन कंपनियों के बारे में तो बात करेंगे ही, साथ में इनका प्रशासनिक ढांचा कैसा था, इनकी फैक्ट्रियां कहां पर स्थापित थी, ये किन किन वस्तुओं का आयात और निर्यात करते थे और कैसे इनकी स्पर्धा अपने ही यूरोप की किन किन कंपनियों से हुआ और वो कौन से कारण थे जिसके कारण ये आपस में पिछड़ते गए, चाहे पुर्तगाली हों, डच हों या फ्रांसीसी हों। और अंततः हम देखेंगे कि भारत में अपने पैर को जमाने में काफ़ी कामयाबी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली। तो इसी क्रम में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन पर चर्चा होगी और ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का उद्देश्य क्या था, किन किन वस्तुओं का वो व्यापार करते थे और साथ में इनके व्यापारिक चरण के बारे में बात होगी कि प्रारंभिक दौर में हम देखेंगे कि ये कैसे वस्तुओं को आयात कर रहे हैं, फिर विनिर्मित वस्तुओं का ये निर्यात कर रहे हैं और फिर वित्तीय पूंजी लगा करके यहाँ से लाभ कमा रहे हैं। तो पूरे के पूरे हम ईस्ट इंडिया कंपनी या कहिए कि जो अंग्रेज हैं, जो ब्रिटिश शासन हैं, इनको हम तीन भागों में बांट करके बेहतर ढंग से समझेंगे। पहले तो इनका व्यापारवाद, फिर इनका पूंजीवाद और फिर वित्तीय व्यवस्था इनकी कैसी थी, कैसे उसके माध्यम से ये लाभ कमा रहे थे, तो उसको हम समझेंगे। आगे आप देख रहे हैं भारत में ब्रिटिश शासन की राजनीतिक स्थिति। तो इसको समझने से पहले हमें 18वीं शताब्दी के भारत को बेहतर ढंग से समझना होगा और जिसके अंतर्गत हम सिंध, पंजाब, मुगल, अवध, बंगाल, कर्नाटका, मैसूर, त्रावणकोर, गुजरात, इस संपूर्ण छोटे छोटे राज्यों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और यह देखेंगे कि 18वीं शताब्दी के बाद वो कौन सी घटनाएं घटित हुई जिसके कारण एक जो विशाल मुगल साम्राज्य था उसका पतन हो गया और उसी के पृष्ठभूमि पर छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। और जब हम आपसे बात कर रहे थे कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन होगा तो धीरे धीरे इनका आपसी संघर्ष होगा और फिर इन राज्यों के साथ संघर्ष होगा और इस संघर्ष में हम ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक विस्तार
के बारे में भी चर्चा करेंगे, या कहिए कि अंग्रेजों के राजनीतिक विस्तार के बारे में भी चर्चा करेंगे। और इस संदर्भ में हम कर्नाटक के युद्धों पर बात करेंगे आपसे। आगे आप देखेंगे बंगाल के युद्धों पर बात होगी, प्लासी और बक्सर के बारे में। फिर मैसूर पर चर्चा होगी, मैसूर के युद्धों के बारे में, जिसमें टीपू सुल्तान या उससे पहले की बात करें हम हैदर अली के बारे में बात करेंगे। और ठीक उसी के बाद आंग्ल मराठा युद्ध पर चर्चा होगी। और आगे हम सिंध विलय के बारे में बात करेंगे और पंजाब में आंग्ल सिख युद्ध के बारे में भी आपसे बात होगी। तो ये एक सीक्वेंस होगा जो विस्तार के क्रम में हम देखेंगे कि कैसे 18वीं शताब्दी का जो भारत है वो छोटे छोटे राज्यों में विभाजित है, आपस में संघर्ष कर रहे हैं, और इसका लाभ कैसे अंग्रेजों को मिल रहा है, और अंग्रेज अपनी किन किन नीतियों के माध्यम से इन छोटे छोटे राज्यों को पर अपना प्रभाव जमा रहे हैं, या कहिए कि अंग्रेजी सत्ता जो है उसका ये विस्तार कर रहे हैं। तो इसके अलावा हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि इनके व्यापार का कैसे चरण था, और उस व्यापार के चरण में हम विशेष तौर पर आर्थिक और सामाजिक मुद्दे पर बात करेंगे, जैसे जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था। और इस व्यवस्था के क्रम में हम देखेंगे किस प्रकार से किसानों का शोषण हुआ, और कैसे जब पेट की भूख दिमाग पर चढ़ी तो एक विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। हालांकि यह जो भेद है वो राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम उसे बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। और साथ में हम यह देखेंगे, आर्थिक प्रभाव पर हमने बात की, और यहीं पर हम धन के निष्कासन की चर्चा भी करेंगे। और हम यहाँ यह भी देखेंगे कि अंग्रेजों द्वारा संवैधानिक विकास किस तरीके से किया जा रहा है, और उस समय जो भी गवर्नर जनरल हैं उनकी क्या नीतियां हैं, जिनमें लॉर्ड वेलेजली की जैसे सहायक नीति और लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति पर भी चर्चा होगी। और उससे देखेंगे कि जो छोटे छोटे रजवाड़े हैं वो कैसे प्रभावित हो रहे हैं और अपने हितों के लिए कैसे संघर्ष कर रहे हैं। और इसी में हम इसी के संदर्भ में 1857 के विद्रोह के कारणों पर भी हम आपसे बात करेंगे। तो जो ये विद्रोह का कारण होगा, कारण का क्या स्वरूप था, उसकी प्रकृति क्या थी, उसका परिणाम क्या निकला, और उसका आगे की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा होगी। यहाँ से अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं कि 1857 के विद्रोह का जो जिक्र है किन किन पुस्तकों में है, उसके लेखक कौन कौन हैं, और साथ में उस या विद्रोह कहाँ से शुरुआत हुआ, उसका नेतृत्व किसने किया, उसको किसने दबाया, साथ में उसका स्वरूप क्या रहा, विद्वानों का इस विद्रोह के एक संदर्भ में क्या मत है, क्या ये स्वतंत्रता संघर्ष था या एक प्रकार का कहा जाए कि गोरों का कालों के विरुद्ध युद्ध था। तो इन सब सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ में इसका परिणाम क्या निकला और उस परिणाम का प्रभाव क्या रहा। तो इन सारे पहलुओं पर 1857 के विद्रोह के संदर्भ में आपसे बात होगी। और इसी दौरान कुछ जनजातीय विद्रोह के बारे में भी चर्चा की जाएगी और कुछ किसान विद्रोह भी होंगे, उन पर भी आपसे बात होगी। 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण तथा सामाजिक आर्थिक आंदोलन पर भी चर्चा होगी। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, भीमराव अंबेडकर या ज्योतिबा फूले, या कहिए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे वो अहमदिया आंदोलन हो, बहावी आंदोलन हो, इन सारे आंदोलनों के बारे में आपसे बात होगी। और यह भी देखेंगे कि इस आंदोलन जो हैं ये समाज को कैसे किस प्रकार से जागृत कर रहे हैं और इनका समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और उससे कैसे आगे की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि इस आंदोलन के प्रणेता कौन थे, उन्होंने इस आंदोलन को जागृत करने के लिए कौन कौन से कार्य किए, उनकी कौन कौन सी संस्थाएं थी, किस प्रकार के पुस्तक उन्होंने लिखे और साथ में उनका क्या तरीका था लोगों को जागृत करने का। क्या वो पूरी तरह से परिवर्तनवादी थे या पुरानी चीज़ों को नवीन तरीके से व्याख्यायित करना चाहते थे, उन सारे पहलुओं पर आपसे बात की जाएगी। आगे अगर देखें
तो स्वामी कुछ महत्वपूर्ण हैं जिन पर हम लोग बात तो करेंगे ही। स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, राजा राम मोहन राय पहले, अरविंद घोष, एनी बेसेंट, रविन्द्रनाथ टैगोर, पर आपसे बात होगी। इसके अलावा यहीं पर हम प्रेस की बात करेंगे, पुलिस व्यवस्था की बात करेंगे, रेलवे की बात करेंगे। हालांकि ये बात इसके पहले के चैप्टर में हमें करनी है, लेकिन एक क्रमबद्ध तरीके से यहाँ तक उसे लाएंगे और यह भी देखेंगे हम कि 1857 के विद्रोह के बाद कैसे लोग एक मंच पर आने के लिए सोच रहे हैं और उस मंच का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है और समय के साथ उस मंच का उद्देश्य कैसे बदल रहा है और उस मंच पर कौन कौन से गुट प्रभावी रहे, जिसे हम राष्ट्रीय आंदोलन या स्वतंत्रता संघर्ष में के महात्मा गांधी के योगदान के संदर्भ में समझेंगे। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो 1885 से लेकर 1905, 1905 से 1919 और 1919 से 1947 तक की यात्रा हम करेंगे और हम देखेंगे कि इसका जो प्रारंभिक चरण है वो उदारवादी है और उदारवादियों के संदर्भ में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि उदारवादी कौन कौन से नेता थे, उनकी मांग क्या थी, अंग्रेजों के प्रति उनकी निष्ठा क्या थी, वो किस प्रकार के बदलाव की बात कर रहे थे, क्या उनका बदलाव भारतीयों में सर्वमत था या नहीं था, या उसमें भी कुछ लोग उनके बदलाव का विद्रोह कर रहे थे या विरोध कर रहे थे और जिसका परिणाम हम देखेंगे कि कांग्रेस का विभाजन और कांग्रेस के विभाजन के बारे में भी आपसे बात होगी। और फिर हम देखेंगे कि कांग्रेस के मंच पर उग्रवादी नेता काबिज हो जाते हैं, वो कौन कौन से उग्रवादी नेता हैं, उनकी क्या मांग है और यह भी देखेंगे उदारवादियों की मांग से उनकी मांग में किस प्रकार का अंतर है। इसी संदर्भ में स्वदेशी आंदोलन के बारे में भी बात होगी आपसे, मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में बात होगी और देखा जाए कांग्रेस के विभाजन के बारे में भी बात होगी और इसी दौरान हम बंगाल विभाजन की भी चर्चा करेंगे। तो ये जो महत्वपूर्ण है इन बिंदुओं पर तो बात होगी, लेकिन स्वदेशी आंदोलन के बाद हम क्रमबद्ध तरीके से इतिहास का अध्ययन करेंगे। यहाँ से क्रमबद्धता से सर्वाधिक प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार हम आगे देखेंगे तो भारतीय राजनीति में गांधी का आगमन हो रहा है, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा आंदोलन के बाद रॉलेट एक्ट सत्याग्रह और फिर कैसे असहयोग आंदोलन चला रहे हैं। तो असहयोग आंदोलन का कारण और उसके प्रभाव पर भी हम बात करेंगे। आगे देखें, गांधी के संदर्भ में असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद कैसे स्वराज्य पार्टी का गठन हो रहा है तो हम उस पर भी बात होगी और फिर इसी दौरान क्रांतिकारी संगठन का कैसे उदय हो रहा है उनके संदर्भ में क्रांतिकारीवाद के प्रथम चरण पर आपसे बात की जाएगी। फिर साइमन कमीशन की बात होगी, नेहरू रिपोर्ट की बात होगी और आगे देखेंगे सबने अवज्ञा आंदोलन पर बात होगी। तो कैसे गांधी धीरे धीरे अंग्रेजों के कैसे सहायक थे शुरू में और फिर कैसे अंग्रेजों से उनका मोह खत्म हो रहा है। आपको याद होगा कि प्रारंभिक दौर में जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो गांधी उस समय लोगों से चंदा मांग रहे थे और कैसे अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे और सहयोग करने के उपलक्ष्य में ही देखा जाए अंग्रेजों ने गांधी जी को तरह तरह की उपाधियों से नवाजा भी, लेकिन धीरे धीरे देखा कि गांधी जी का अंग्रेज भले से जो सहयोग करने का वादा किए थे, जो कहना चाह रहे थे, उस पर वो खरे नहीं उतरे। तो कैसे गांधी जी का अंग्रेजों से मोह भंग हो गया और अंततः देख रहे उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया, फिर उनकी बातों की अवज्ञा की, सबने अवज्ञा आंदोलन, और एक समय ऐसा आया कि वो भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए और वो अहिंसावादी गांधी करो या मरो का नारा देने लगे। तो इसको भी हम एक क्रम से लेकर के चलेंगे और आगे हम देखेंगे कि कैसे गांधी जी का राजनीति में आगमन हो रहा है और कौन कौन से प्रमुख आंदोलन है और उनके आंदोलन से कई ऐसे छोटे छोटे संगठनों का निर्माण हो रहा है, उन पर भी हम बात करेंगे। और साथ में यह भी देखेंगे कि 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हो रहा है तो आज़ादी के बाद भारत में भी चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो,
धार्मिक हों, आर्थिक हों, वो सारी समस्याएं विद्यमान हैं। और उन सारी समस्याओं का समाधान कैसे हो रहा है, किन कमेटियों के माध्यम से हो रहा है, उन और कौन उसका नेतृत्व कर रहा है, किसके द्वारा वो समाधान किया जा रहा है, उसके लिए कौन कौन सी योजनाएं लाई जा रही हैं, और 2000 ईस्वी तक जो भी इस दिशा में कार्य किए जा रहे हैं, उन सारे पहलुओं पर बात होगी। चाहे वो आप देखें तो वैश्विक में हम शीत युद्ध के बारे में बात कर दें, या हम किस गुट से कैसे बचें उसके लिए हमारे द्वारा क्या कार्य किया गया उस पर हम देखें, या हम अपना नेतृत्व वैश्विक परिदृश्य में कैसे करेंगे उस पर भी आपसे बात होगी। साथ में हम देखेंगे हमारे यहाँ किसानों की समस्या, शिक्षा की समस्या, भाषा की समस्या, और यही नहीं अगर हम देखें तो सामाजिक कई समस्याएं हैं। इन समस्याओं का किस तरह के निदान किया गया, उन सारे बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। इसलिए आधुनिक भारत के बाद हम देख रहे हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश का जो विभाजन, देश का विभाजन पर भी आपसे बात की गई है, देश का विभाजन और उसके बाद का भारत सन 2000 तक। तो हम यह देखेंगे कि भारत भले से आज़ाद हो गया, लेकिन क्या उसको वास्तव में आज़ादी मिली कि नहीं मिली, और अगर देखेंगे आज़ाद के बाद जो भारत है उसके सामने वो कौन कौन सी समस्याएं हैं, उन एक एक समस्याओं पर हम आपसे बात करेंगे। तो अब हमारा जो ये सिलेबस है, सामान्य सिलेबस है, ये आज ख़त्म होता है, और आगे हम देख रहे हैं अपनी क्लास को जो विगत वर्षों के प्रश्न हैं उनको उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनसे जुड़े हुए किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं, उन सारे पहलुओं पर चर्चा करते हुए अपने पीजीटी की क्लास को हम शुरुआत करेंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।